Which constitutional provision was highlighted in the NPE 1968 for achieving universal education? ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि जो NPE 1968 है उसमें कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न हाईलाइट किया गया है। ठीक है, किसके बारे में? अचीविंग यूनिवर्सल एजुकेशन, यानी सार्वभौमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए। तो आर्टिकल 45 क्या कहता है? स्टेट टू प्रोवाइड ECC अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स। ठीक है, और जो अगर हम NPE 1968 की बात करें तो ये फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी थी। ठीक है, और क्या नाम है, ये बेस्ड ऑन कोथारी कमीशन के ऊपर बेस्ड थी, जो कि कोथारी कमीशन का अगर हम टेन्योर देखें तो 1964 से 1966 के बीच में। और इसको कोथारी कमीशन जो है उसे ऑफिशियली हम एजुकेशन कमीशन के नाम से जानते हैं, जिनके चेयरमैन थे दौलत सिंह कोथारी। ठीक, अब जो NPE 1968 है उसके कुछ प्रिंसिपल्स देख सकते हैं। ये किस पे बात करता है? फ्री एजुकेशन पे, 3 लैंग्वेज फार्मूला, साइंस एजुकेशन, टीचर इम्प्रूवमेंट, इक्वल अपॉर्चुनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन एंड संस्कृत प्रमोशन की बात की थी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज universal elementary education as a fundamental right that leads to the passage of the Right to Education Act in 2009 was emphasized by। ठीक है, यानी UEE कौन फंडामेंटल राइट सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा को एक मौलिक अधिकार मानने पर डैश में जोर दिया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित हुआ। तो ये कौन सी पॉलिसी थी? NPE 1986, यानी सेकंड जो आई थी 1968 के बाद जो आई है 1986, उसमें ये जोर दिया गया था। ठीक, अब जो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन थी इसमें क्या क्या बात हुई थी? नेशनल इंटीग्रेशन की बात हुई थी। 10 कोर एलिमेंट्स दिए थे इन्होंने करिकुलम पे। ठीक है, कॉमन एजुकेशनल स्ट्रक्चर वही 10+2+3। और हाँ, इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है OBB, यानी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड यहाँ पर आया था, जिसके तहत ये हुआ था कि मिनिमम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी जाए प्राइमरी स्कूल्स को, जैसे कि वहाँ के रिसोर्स मटेरियल्स, बुक्स, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाए। और इसमें वोकेशनल एजुकेशन की भी बात की गई थी। अगर हम बात करें रिवाइज्ड NPE 1992 की, तो ये जो थी ये रिवाइज किसकी थी? 1986 की। जो NPE 1992 मॉडिफाइड वर्जन थी किसकी? 1986 की। ठीक, और इसमें किसकी बात की गई थी? POA, है ना, POA, यानी ये एक एक्शन था, उस पर बात की गई थी। और जो 1986 बात थी वो एक पॉलिसी थी। ठीक, PV नारासिम्हा राव के द्वारा ये 1992 वाली रिवाइज़ की गई थी। और अगर हम बात करें जो NPE 2020, यानी जो लेटेस्ट वर्जन है अब जो आजकल यूज़ हो रही है, उसमें 5 3 स्क्वायर+4, है ना, ये कंडीशन लगाई गई है फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडल और सेकेंडरी स्टेज, है ना। इस पे FLN, फ्लुएंसी, लिटरेसी, नमरेसी की बात की गई, ECC, ठीक है, 3 लैंग्वेज फार्मूला और भी बहुत चीज़ें हैं इसमें NPE 2020 में। ठीक, ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following is a graphical representation of what the person is able and unable to hear? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पूछ रहा है ना, ग्राफ में। ठीक, तो ये ऑडियोग्राम होता है। ऑडियोग्राम में ग्राफ होता है बाकायदा पूरा, जिसमें कहाँ गया, हाँ, इसमें क्या है, जो ग्राफ है प्लॉट्स अ पर्सन हेयरिंग थ्रेशोल्ड अक्रॉस डिफरेंट फ्रिक्वेंसी, पिचेस एंड इंटेंसिटी। X एक्सिस और Y एक्सिस पे ये फ्रिक्वेंसीज़ और इंटेंसिटीज़ डिनोट करता है ऑडियोग्राम। ठीक है, ग्राफ की तरह होता है। दूसरी इसमें चीज़ बताई गई थी विजुअल रिइंफोर्समेंट ऑडियोमेट्री। ठीक है, विजुअल रिइंफोर्समेंट ऑडियोमेट्री क्या है? ये ऑडियोमेट्री, ठीक है, ऑडियो, है ना, हेयरिंग टेस्ट होता है बेसिकली। इसमें क्या होता है? चाइल्ड इज़ रिवार्ड विद अ विजुअल स्टिमुलस फॉर रिस्पॉन्डिंग अ साउंड, यानी अगर बच्चे को एक रीइंफोर्स दिया जाता है, रिवार्ड दिया जाता है जब बच्चा एक साउंड पे रिएक्ट करता है। वो रिवार्ड फिजिकल कैसे भी हो सकता है। ठीक है, DDK टेस्ट, डायडो को काइनेटिक
रेट टेस्ट, ठीक है। ये क्या करता है, मेजर द एबिलिटी टू मेक रैपिड अल्टरनेटिंग स्पीच मूवमेंट लाइक पा पा टा टा, है ना। यानी डीडी के टेस्ट जो है वो स्पीच मोटर कंट्रोल और ओरल मोटर कोऑर्डिनेशन को देखता है। बेसिकली ये यूज़ होता है SLPs द्वारा, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट जो होते हैं ना वो इसका यूज़ करते हैं, ठीक है, डीडी के टेस्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश एंड हिज co-workers identified 3 स्टाइल ऑफ लीडरशिप डिसीजन मेकिंग, द ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड लीजर-फेयर, ठीक है। तो सही आंसर है कुर्ट लुई। यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल बना के दिखाया है जिसमें ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड लीजर-फेयर, ठीक है। ऑटोक्रेट कौन होते हैं, जो अकेला रहना, है ना, लीडर अलोन। इसमें क्या होगा, फास्ट डिसीजन होगा, जो डिसीजन मेकर होगा वो अलोन होगा, इसमें फास्ट डिसीजन होगा, स्ट्रिक्ट कंट्रोल होगा, लिटिल ग्रुप पार्टिसिपेशन होगा। और ये ऑटोक्रेटिक मॉडल कब अपनाया जाएगा, जब कोई इमरजेंसी आ जाएगी ना तब। दूसरा होता है डेमोक्रेटिक, है ना। डेमोक्रेसी यानी पार्टिसिपेशन के साथ, लीडर विद ग्रुप पार्टिसिपेशन। इसमें क्या होगा, डिस्कशन होगी, है ना, ग्रुप में बैठेंगे लोग, डिस्कस करेंगे, टीम वर्क होगा, शेयर्ड रिस्पॉन्सेज होंगे, ठीक। तीसरा वर्जन था लेज़र-फेयर, ठीक है। लेज़र-फेयर में क्या होगा, जो डिसीजन मेकर होगा वो ग्रुप भी हो सकता है पूरा, और मेंबर्स, सारे मेंबर मिलकर कर सकते हैं, यानी इंडिपेंडेंट वर्कर्स होंगे। इसमें क्या होगा, मैक्सिमम फ्रीडम होगी, मिनिमम लीडर इंटरफेरेंस होगा, है ना, कोई मतलब एक अपना इंटरफेरेंस नहीं दिखाएगा इसमें। लीव डिसीजन टू मेंबर्स। तो अगर मैं इसकी निमोनिक्स की बात करूँ तो ADL, एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग, हमारे दिमाग में रहता है, लेकिन हम इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। A से अलोन, ऑटोक्रेटिक, D से डिस्कस हो रहा है तो डेमोक्रेटिक, L से लीव मतलब लीव डिसीजन टू मेंबर्स, है ना, तो लेज़र-फेयर। अब इसी के ऑप्शंस थे लियोन फेस्टिंगर। अब लियोन फेस्टिंगर कौन थे, प्रपोज कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी, इन्होंने क्या दी थी, कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी दी थी, और ये एक सोशल साइकोलॉजिस्ट थे। और एक और थ्योरी दी थी इन्होंने, सोशल कंपैरिजन थ्योरी। कब दी थी, 1954 1957, है ना। अब इसी में तीसरे थे लेस्टर डी क्रो एंड एलिस क्रो, ये बहुत आएंगे हमारे गाइडेंस एंड काउंसलिंग में भी बहुत हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी इन्होंने प्रपोनेंट है ये, है ना। चाइल्ड डेवलपमेंट पे इन्होंने बात की है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, लर्निंग गाइडेंस एंड एजुकेशन। आर्थर जे जॉन्स जो थे ये भी गाइडेंस एंड काउंसलिंग के थे। बिलीव दैट गाइडेंस कंटिन्यूस प्रोसेस नॉट वन टाइम एक्टिविटी, ये बिलीव करते थे कि जो गाइडेंस है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है, एक बारी में गाइडेंस नहीं मिल सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टडोमा एज अ कम्युनिकेशन मैथड। पहले यहाँ से पता चला कि टडोमा जो है कम्युनिकेशन मैथड है, ठीक है। तो इट इज़ क्या है इसका आंसर, टैक्टाइल लिप रीडिंग वेयर द पर्सन रीड स्पीच बाय टचिंग द स्पीकर्स लिप्स एंड थ्रोट। ये स्पर्शनीय होठ पठन है जिसमें व्यक्ति वक्ता के होठों और गले को छूकर वाणी पढ़ता है, ठीक है। जैसे कि ये बता रहा है कि ये बेसिकली डेफ ब्लाइंड इंडिविजुअल्स के लिए होता है, जो ये टैक्टाइल मेथड है, सेंस ऑफ टच होता है इसमें, है ना। बच्चा जो होता है वो छू कर महसूस करता है कि होठ पठन किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। होठों को छूकर, गले को छूकर कैसे आवाज़ आ रही है ना। लिप मूवमेंट, जॉ मूवमेंट, टंग मूवमेंट्स और थ्रो वाइब्रेशंस, ये सारी चीज़ें टडोमा कम्युनिकेशन मेथड में होती है। सिंबल्स नहीं होते इसमें। डॉट रिप्रेजेंटेड किस में होते हैं, हमारे उसमें क्या कहते हैं, ब्रेल में होते हैं। फॉर्म ऑफ साइन लैंग्वेज भी नहीं है ये, है ना। तो ये क्या है, टैक्टाइल लिप रीडिंग है वेयर द पर्सन नीड्स स्पीच बाय टचिंग द स्पीकर्स लिप एंड थ्रोट। थैंक यू।